Assalamualaikum. Welcome to Physics of the Universe, a platform where you can learn physics from basic to advanced. और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स यूनिट नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, जब आप एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बॉल नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, तो वो बॉल नीचे की तरफ गिर जाता है। तो क्या आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी को देख सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे टच कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं। तो ये जो फील वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो फोर्स है, ये क्योंकि ये तो एक फोर्स है और हम इसे फील कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फील्ड है। तो फील्ड जो होता है एक इनविजिबल एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वेयर इट कैन पुश और पुल अदर ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसे विदाउट टचिंग दैम, ठीक है, हम उसे टच नहीं कर सकते। चाहे हम पुश कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट को पुश हो रहा है, चाहे वो पुल हो रहा है अदर ऑब्जेक्ट से, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे फील कर सकते हैं। इट्स अ फोर्स, ठीक है। जैसे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो क्या हम इसे फील, हम इन्हें टच तो नहीं कर सकते, ना ही देख सकते, हम जस्ट इन्हें फील कर सकते हैं। तो ये है फील्ड का कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंट्रो की लाइंस की। तो इंट्रो की लाइंस में लिखा है कि अगर एक बॉडी को हम स्पेस में, एक बॉडी जो है वो स्पेस में पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके वेट के इक्वल होती है। यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है ना, उसी का वो उसके वेट के इक्वल होती है। एंड और वो जो मास पड़ा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है स्पेस में, उसको अर्थ किसकी तरफ, अर्थ वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटी जो है उसको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके पास बना हुआ है अर्थ है और सेंटर ऑफ अर्थ बीच में है, शो किया हुआ है, ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट स्पेस में पड़ा हुआ है, इसको देखें एरो की तरफ, जो एरो से जो है एरो डाउनवर्ड शो कर रहा है, मतलब इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लेकर आ रही है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लेकर आ रही है, ठीक है। तो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वही फोर्स जो है वो इसके वेट है, ठीक है। वही फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का दूसरा नाम हो गया वेट, ठीक है। वेट की वजह से ही लग रही है। अच्छा, अब दूसरा जो मेन है कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखें स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी को इफेक्ट करती है, उस पूरे रीजन को, उस पूरे एरिया को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। समझ आ रही है? मैं ये कह रही हूँ कि अर्थ, मतलब जहाँ जहाँ तक अर्थ का वो सारा एरिया जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, उसका इफेक्ट है, उस वो अफेक्ट करती है, ठीक है, तो उस पूरे रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। The gravitational force per unit mass on a body is known as gravitational field strength। अब gravitational field strength ये कहती है कि जो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी का मास जो है वो 1 यूनिट है, उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका यूनिट होता है न्यूटन किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। इफ वी कैरी, अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको ग्रेविटेशनल, आपको फील्ड की समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। देन यूनिट की तरफ आ गए। फोर्स है ना, तो फोर्स तो एक यूनिट है, और मास की बात हो रही है तो उसके लिए आएगा किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर कहते हैं इफ वी कैरी अ बॉडी इन अ क्लोज पाथ इन सच फील्ड द टोटल वर्क डन विल बी जीरो। सच अ फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो बात आ गई यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी की, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होती है? फिजिक्स में कंजर्वेटिव की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज करते हैं फॉर द फोर्सेस एंड फील्ड्स, ठीक है। फोर्सेस एंड फील्ड्स तो आपको समझ आ गया, और फोर्सेस आपको पता है, ठीक है। अब एक फोर्स, अब कंजर्वेटिव का वर्ड फोर्स एंड फील्ड के लिए हम यूज करते हैं। तो कंजर्वेटिव, फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। एक फोर्स है वो कब कंजर्वेटिव होगी? जब उसके ऊपर लगने वाला, जब वो उसके ऊपर, मतलब वो कंजर्वेटिव तब होगी ना, डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन, मतलब वो
पाथ डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगी, चाहे वो जो भी पाथ फॉलो करे, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जिस पाथ को भी वो फॉलो करे इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगी। ठीक है, सिर्फ डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और इन द क्लोज पाथ द वर्क डन इज जीरो। ठीक है, अब सिर्फ और यहाँ पर कंजर्वेटिव तब होगी जब वो उसको इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगी। ठीक है, पाथ मतलब उसकी जो शेप जो होगी वो किसी भी शेप में हो सकती है, शेप की कोई पाबंदी इस पर नहीं है। दूसरा, एक क्लोज पाथ के अंदर हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स जो होगी वो उसका जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। अब क्लोज पाथ क्या होता है? क्लोज पाथ का मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ से एक पॉइंट ने स्टार्ट लिया और उसका एंडिंग पॉइंट और उसका जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट लिया और जिस पॉइंट पर उसने एंड किया हो वो दोनों सेम हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, उसने इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, एक क्लोज पाथ बना लेते हैं। इस पॉइंट से बॉडी ने स्टार्ट लिया, मूव करते करते वापस इसी पॉइंट पर आ गई, तो उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट सेम है, तो वर्क डन जो है वो इस पर ज़ीरो होगा, क्योंकि क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कल में है, ये ट्रायंगल में भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ शेप है और क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये कहते हैं कि अगर हम एक बॉडी को क्लोज पाथ में लेते हैं, मतलब उस ज़ाहिर है अब अर्थ पे है तो जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जर्ट करिए, इसलिए हम कहते हैं इन सच अ फील्ड। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है, वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसका इफेक्ट है। डेट द वर्क डन विल बी ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो होगा, क्लोज पाथ में वर्क डन ज़ीरो होगा। सच अ फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होगा? द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट। मैंने जो आपको बता दिया कि कंजर्वेटिव क्या मतलब होता है, फोर्सेस से ये रिलेट होता है, और कंजर्वेटिव का मतलब क्लोज पाथ में वर्क डन ज़ीरो होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप होगा। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इन अ क्लोज पाथ। ठीक है, अब इसी को प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, और क्लोज पाथ में जो वर्क डिपेंड होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसको अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, इस डायग्राम को भी देख लें। ये है अर्थ और अर्थ के सराउंडिंग में जहाँ जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जहाँ जहाँ तक उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट है, उस पूरे एरिया को, उस पूरी रीजन को जो है ना हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, जहाँ जहाँ पर फोर्स का, जहाँ जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड किसी बॉडी को इफेक्ट करती है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, और ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये वही वाला है कि एक बॉडी अगर स्पेस में पड़ी है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, वो उसके वेट के इक्वल होगी और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, ये आप खुद पढ़ लें। ठीक है, एक ट्रायंगल लिया हुआ है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ये एक क्लोज पाथ है। ठीक है, अब आप यहाँ A से स्टार्ट लें, B पर आए, ठीक है, B से C की तरफ आ जाए। हमने ये बताना है कि अगर हम A से B जाते हैं और B से C की तरफ जाते हैं, मतलब ये एक क्लोज पाथ है ना। लेट अस कंसिडर द क्लोज पाथ ABC इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट करती है जो है बॉडी को। ठीक है, एज शोन इन फिगर, अ बॉडी ऑफ मास M, एक बॉडी का मास है M, और एंड वेट W इज कैरिड अलोंग द क्लोज पाथ फ्रॉम C टू B। ठीक है, एक वेट है, उसको हमने लिया, पहले C से B मूव करवाया एंड देन फ्रॉम B टू A। ठीक है, C से B, B से A, और ये इसका क्लोज पाथ बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें द एंगल बिटवीन, अब यहाँ से C और B को देखें। ठीक है, तो ये एंगल कैसे बनेंगे, पहले C से B देखेंगे वर्क डन, फिर B से A देखेंगे, A से C देखेंगे। तो ज़रा यहाँ पर देखें, सबसे पहले वर्क डन बिटवीन C एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर देखें C और B को ले लें। ठीक है, इस C से B तक जाने में उसको जो डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया वो था D2। ठीक है, अब ज़रा इसी लाइन को जो C से B है मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया 1 बना के। C से B डिस्प्लेसमेंट क्या था? D2। अब क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क किसके इक्वल होता है?
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स कौन सी लग रही है, जो उसको डाउनवर्ड लेकर आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, जो उसका वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि वेट, ठीक है, जो उसको डाउनवर्ड लेकर आ रही है। अच्छा, क्योंकि हमने कहा ना जो फोर्स ग्रेविटी लगाती है उसी को ही वेट कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये हो गई और वेट ये हो गया डाउनवर्ड, तो इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन बिटवीन सी एंड बी विल बी, सी और बी के दरमियान वर्क डन क्या होगा, डेल डब्ल्यू, ठीक है, चेंज हो रहा है सी से बी, सो डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या थी, डब्ल्यू, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डी टू, ठीक है। तो यहाँ डॉट आएगा इक्वल टू डी डब्ल्यू, डॉट को हटा के डब्ल्यू डी टू, और डॉट की जगह आएगा कॉस थीटा, थीटा क्या था 90 डिग्री, कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हम बात करनी है कि बॉडी अगर सी से बी तक तो जाती है तो उस पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री, जो कि 0 के इक्वल होता है। अब सी से, अब हमने प्रूव कराना है कि मतलब अगर हम सी से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ जाएं, हमारे पास इस क्लोज पाथ में वर्क डन जो है वो 0 के इक्वल आएगा। वर्क डन बिटवीन ए एंड बी एंड ए विल बी, अब सी से बी गए थे, अब बी से ए जाएंगे, तो इसको मैंने इधर बना लिया, ये बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको नाम d1 का दे दिया, ये d1, ठीक है। अब देखें वेट जो है वो डाउनवर्ड अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी पैरेलल हो गए, तो यहाँ एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो बिल्कुल इसी तरह डब्ल्यू बी से ए की तरफ जा रहे हैं, डब्ल्यू d1, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे d1 है, कॉस 180 डिग्री जो कि -1 के इक्वल होता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो -d1 आ जाएगा। इसी तरह वर्क डन बिटवीन ए एंड सी हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ए से सी की तरफ, ठीक है, तो वर्क डन अब हमने ए से सी की तरफ करना है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी। अब मैंने इस पूरी लाइन को, डायगोनल वाली को यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो देखें सी, ए से सी की तरफ आ रहे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, वेट डाउनवर्ड आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है, वो थीटा बन रहा है, हमें इस थीटा को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन बिटवीन ए एंड सी विल बी, ए से सी डब्ल्यू डी कॉस थीटा। अब डब्ल्यू डी कॉस थीटा उसी तरह आ जाएगा। अब हमने ये थीटा फाइंड करने के लिए हमने यूज़ करना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, अब यही ट्रायंगल आपने ड्रॉ करना है, ये उसका हो गया। अब इसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें ये थीटा ड्रॉ कर, ये देखें, ये जो थीटा है ना इसको यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी बनाया हुआ है, आसान एक ही बात है, थीटा ड्रॉ करना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों तो 90 का एंगल, 90 के बिल्कुल सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अच्छा, और ये हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, डी, तो मैंने इक्वल टू डी लिख दिया। अब जो थीटा हम जिसको फाइंड कर रहे होते हैं, उस जो फोकस में होता है, जिसको हमने फाइंड करना होता है, उसके सामने हमारे पास उसके ऑपोजिट साइड पर, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट साइड, ये तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो रह गया हमारे पास बेस हो गया। अब बेस का जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था वो d1 था, तो यहाँ मैंने d1 लिख लिया। अब कॉस थीटा हमें फाइंड करना है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा बेस क्या था, d1, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज डी के इक्वल है, तो यहाँ हमने लिख लिया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या किया, d1 हमें फाइंड करना है, देखिए d1 हमें फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे d1 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन आ गई, d1 इक्वल टू डी कॉस थीटा। अब हमने क्या करना है, सिंपल, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमने डी कॉस थीटा की जगह क्या पुट करना है, d1 पुट करना है, ठीक है। तो देखिए डेल डब्ल्यू ए सी एज इट इज आ जाएगा, डब्ल्यू उसी तरह आ जाएगा, डी कॉस थीटा, ये सारी इक्वेशन इन्होंने लिख ली, और अब डब्ल्यू उसी तरह, और डी कॉस थीटा की क्या जगह क्या आ जाएगा, d1 आ जाएगा। तो ए से सी जो वर्क डन था वो हमारे पास डेल W1 था। अब हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है, ए से ए सी बी ए, ठीक है, हमने ये सारा वर्क डन फाइंड करना है, देखिए ए सी, और हमने बी ए का भी फाइंड करना है, ठीक है। ट्राइंगल है ना, तो हमने पूरे क्लोज पाथ का फाइंड करना है, ए सी बी ए, ठीक है, ए सी और बी ए।
अच्छा, तो यहाँ पर आप पुट कर लें टोटल वर्क डन, सबसे पहले सी से बी, ठीक है, सी से बी, फिर वर्क डन बी से ए, फिर वर्क डन ए से सी, ठीक है। तो सी से बी क्या आया 0, ठीक है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा बी से ए क्या आया था, बी से ए माइनस WD1 प्लस एज इट इज़, और ए से सी क्या आया था WD1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टोटल वर्क डन पाथ का क्या आ गया 0। तो since total work done in the closed path ACBA in a gravitational field is 0, so gravitational field is conservative field। तो independent of the path भी है, ठीक है, कोई भी path ले लें, ठीक है, उसका जो आपके पास वर्क डन होगा वो 0 आएगा। अगर वो 0 आता है तो वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी कि वो अगर वो वर्क डन 0 आता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड है। अब एज इट इज़ उसी की तरह हमने यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर इसी फिगर को अब हमने ये एक फिगर हो गया, ठीक है, अब ये दूसरे वाला वर्क डन इन 2 डिफरेंट पार्ट्स को अब हमने देखना है। Now consider another figure 4.8. Let the body be displaced in the gravitational field by 2 different paths। अब हमने 2 different paths से जो है वो gravitational field को find करना है। पहला क्या करेंगे, वर्क डन इन पाथ फ्रॉम ए से सी। अब हम पहले इधर लास्ट में ए से सी पे आए थे ना, अब इधर फर्स्ट में ए से, प्रोसीजर वही है ए से सी। इस केस में भी राइट एंगल ट्राइंगल से निकालनी है, ठीक है, और आखिर में D1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखें वर्क डन ए से सी, तो ए से सी यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो तो इन दिस केस टोटल वर्क डन क्या था, टोटल ये टोटल इन दिस टोटल वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तो हमने ए से सी के फाइंड करना है, तो हम टोटल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए WD cos थीटा, ठीक है, टोटल वर्क डन यह आया था फ्रॉम फिगर D cos थीटा इज इक्वल टू D1, इसी से आया था ना, D1 इक्वल टू D cos थीटा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन की जगह आप ये पुट कर लो, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन WT इक्वल टू WD cos थीटा किसके इक्वल आया था, ये D इसके इक्वल आ गया था। जब हमने इसको सॉल्व किया था, यानी ए से सी हमारे पास जो वर्क डन आया था सिंपली वो WD1 था, ठीक है, ए से सी जो वर्क डन था, वर्क डन फ्रॉम ए से सी, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी क्या आया था वो WD1 था, सिंपल ये कर लो। और दूसरे पार्ट में हम ए टू बी एंड बी टू सी जाएंगे। अब ज़रा यहाँ पर देखें, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर देखें, पहले हमने ए से सी 2 डिफरेंट पार्ट्स में हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, बाय 2 डिफरेंट पार्ट्स। पहले ए से सी की तरफ देखा, टोटल वर्क डन इस पे क्या था WD1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब वर्क डन इन पार्ट टू में हमने क्या देखना है, ए से बी और फिर बी से सी। हम देखें पहले सीधा चले थे ना, सी से बी गए थे, ठीक है, फिर बी से ए गए थे और ए से सी गए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ए से सी जाएंगे लास्ट वाले से, फिर ए से बी जाएंगे, ठीक है, और फिर बी से सी जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ए से बी पहले जाते हैं, तो वर्क डन ए से बी WD1 कॉज। अब वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ए से सी की तरफ जाओ तो D1 था, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड आ रहा है और वेट भी जो है वो डाउनवर्ड है, दोनों डाउनवर्ड है, ए और सी की बात करें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डाउनवर्ड है और वेट भी डाउनवर्ड, दोनों पैरेलल जा रहे हैं। तो कॉस क्या आएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, तो WD1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे WD1 आएगा। अब हम बी से सी की तरफ जाते हैं, बी से सी की तरफ जाते हैं, ठीक है, बी से सी की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा D2 आएगा, ठीक है। सो एंड बी टू सी B2C D2 और कॉस तो उसी तरह 90 डिग्री आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ये रहा बी से सी, तो ये डिस्प्लेसमेंट और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो यहाँ पे कॉस 90 इक्वल टू 0। अब दोनों, सो टोटल वर्क डन इन डायरेक्ट पाथ, हम इनडायरेक्ट तरीके से आए, पहले डायरेक्ट गए थे, कैसे, पहले हम गए थे सी से बी, ठीक है, फिर बी से ए, फिर ए से सी। इस पाथ में ये तो था डायरेक्ट,
और इनडायरेक्ट में हम कैसे गए, ए से सी, ठीक है, फिर गए ए से बी और फिर बी से गए सी की तरफ, तो ये था इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं, ए से बी प्लस बी से सी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखें, इनडायरेक्ट पाथ का कंपैरिजन पहले करते हैं, ये जो अब हमने फाइंड किया, ठीक है, ए से बी और फिर बी से सी, इस वाले पाथ का। ए से बी, बी से सी, तो ए से बी क्या आया था WD1 और बी से सी क्या आया था 0, तो यहाँ से 0 ख़त्म हो जाएगा, WD1 आ जाएगा, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब टोटल वर्क डन क्या था, क्या आ गया टोटल वर्क डन क्या आ गया WD1। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट पाथ में जो हम गए थे उसमें भी वर्क डन क्या आया था, मतलब ए से सी भी डायरेक्ट गए तो WD1 आए, इनडायरेक्ट पाथ में मतलब उल्टा चले तब भी वर्क डन क्या आया, WD1 आया। तो दोनों को कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन आप इन जो किसी बॉडी पर कर रहे हैं, ठीक है, तो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आप कर लें इंडिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, चाहे आप उल्टा जाएं चाहे वो सीधा जाएं, उसका जो वर्क डन है वो इक्वल आएगा, ठीक है। वो जो वर्क डन होगा इन द क्लोज पाथ वो 0 आएगा और इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप होगा। थस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इट्स एग्जाम्पल। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और इसका प्रॉपर कंसेप्ट। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।